अभी हम जो नाटक पेश करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये छठी कक्षा का नाटक है। हमने एक किताब पढ़ी थी परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेशन में। उसका नाम था नवाब रंगीले। वो आबिद सुरती की किताब है। तो ये किताब अंग्रेजी में है। इसमें कई सारी कहानियां हैं। इसमें से एक कहानी बच्चों ने चुनी और उसको हमने पढ़ा और उस कहानी को हिंदी में करना है, मतलब उसका मंचन हिंदी में करना है, ये भी निर्णय बच्चों का था। तो छठी कक्षा के बच्चों ने तय किया कि हम नवाब रंगीले को हिंदी में अनुवादित करेंगे और यह अनुवाद उन्होंने ही किया है और इसका मंचन भी उन्होंने ही किया है। मैंने सिर्फ उनको थोड़ी सी मदद की है। उनके 4 ग्रुप्स बनाए गए थे और 4 ग्रुप्स में 4 हिस्से बनाए गए कहानी के और एक एक हिस्सा एक एक ग्रुप को दिया गया था। इसमें जो किरदार है, जो कि नवाब है, बेगम है और शेर सिंह है, ये 3 किरदार 4 ग्रुप में अलग अलग एक्टर्स करते हैं। वो एक ही एक्टर अंत तक नहीं करता। तो ये एक तरह से उन्होंने एक प्रयोग करने की कोशिश की। तो मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि इस नाटक को खड़ा करने में या नाटक को रचाने में इन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। इन बच्चों ने ही ये नाटक तैयार किया है, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। इसका म्यूजिक भी इन बच्चों ने ही किया है। आयुष जामगांवकर का नाम मैं लेना चाहूंगा। उसने काफी मेहनत की, काफी ध्यान देकर नाटक को देखा और आयुष जामगांवकर यहाँ खड़ा है। म्यूजिक लाइव है। म्यूजिक टीम में सारंग, आयुष जामगांवकर और वेद, ये तीनों लड़के हैं। और यहाँ पे लाइव म्यूजिक जो भी आप सुनोगे वो इन बच्चों ने तैयार किया हुआ म्यूजिक है। तो ये बड़ी खास बात है इस नाटक की कि सब कुछ बच्चों ने किया है। तो ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस प्रयोग का और इस नाटक का मजा लेते हैं। थैंक यू। उंगली दाढ़ी के पीछे नवाब। अरे रत्नेश, हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हमारे देश पर किस किस का राज चलता था? अंग्रेजों का, महाराजों का और नवाबों का। अच्छा, तो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद इन राजाओं का, नवाबों का क्या हुआ? क्या हुआ होगा? चलो तो फिर जानते हैं कक्षा छठी के बच्चों से। आपको पता है ये नाटक अंग्रेजी में था। कक्षा छठी के बच्चों ने इसे खुद हिंदी में अनुवादित किया है। थैंक यू। ये कहानी काफी पुराने जमाने की है। भारत देश जब भारत बन रहा था तब की। राजा, महाराजा, नवाब हम पर राज करते थे तब की, जबकि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो रहे थे और राजा, महाराजा, नवाब के संस्थान भारत देश में शामिल हो रहे। यह कहानी उस वक्त की है, नहीं ये राजाओं की कहानी है, नहीं आजादी की। ये कहानी स्वतंत्र भारत में राजा, महाराजा, नवाबों का क्या हाल हुआ इसका मजेदार नजारा दिखाती है। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसके प्रसंग, किरदार, संदर्भ किसी भी वास्तविक प्रसंग या व्यक्ति से मेल नहीं खाते और किसी की भावनाओं या सत्ताओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर किसी किरदार या प्रसंग के साथ आपको अपने जीवन या स्वभाव से समानता दिखाई दी तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर ऐसा हुआ तब खुद ही सोचो ऐसा क्यों हुआ। हम अपना नाटक खेलने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं खेल के भी कुछ नियम होते हैं, इसलिए कृपया आप अपना मोबाइल बंद रखें। नाटक चलते वक्त बात ना करें। कृपया अपने मोबाइल से तस्वीरें ना लें। हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है
कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। अब आपको समझ में आया ही होगा, ये कहानी तब की है जब हमारा देश आजादी की रात जश्न मना रहा था और भारत के किसी कोने में नागरापुर के नवाब साहब अपनी एक दिन की नवाबी का जश्न। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज से नवाब जंग बहादुर रंगीले नागरापुर में राज करने वाले हैं। महाराज को मुकुट पहना दिया जाए। सलामी दी जाए। मनोरंजन किया जाए। कौन किससे आजाद हो गया? किसने किसको आजादी दी शेरा? अंग्रेजों ने हमें आजादी दी। क्या? अंग्रेज क्या हमें आजाद करेंगे? हम नागरापुर के नवाब है, हम आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे। जारी रखो। तो यही है हमारे नवाब साहब। क्या सच में नवाब जंग भले कभी रणभूमि को कदम ना रखे तो क्या हुआ? और भले कभी अपनी तलवार बिना चले हो तो क्या हुआ? वीरता, शूरता और वतन को साबित ना किया हो तब भी ये नागरापुर के नवाब थे, नवाब है। मगर हम नवाब नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत आजाद हो गया और उसी दिन बने नवाब जंग बहादुर साहब की आजादी खत्म। और नवाब साहब और उनकी बेगम साहिबा आम लोगों की जिंदगी बिता रहे, मगर कैसे और क्यों? बताएं। नागरापुर के लोग अभी भी हमें नवाब ही बुलाते थे। वही खानदानी मुस्कान होता पे लिए 36 इंच की छाती बुलाए और तलवार कमर को लटकाए दे अपनी बेगम साहिबा के साथ।
सीधा पान मुंह में लगाए उसका रसपान करते करते अपनी शिकार की कहानी गांव के बच्चों को बयां कर रहे मेरे मन में शिकार ये शब्द उछल रहा था। फिर जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो वहां पर एक जंगली खूंखार बाघ था। मैं भागता रहा। कभी वो मेरे आगे भागा तो कभी मैं उसके आगे। फिर जैसे ही मैंने मेरे पीछे मुड़ के देखा तो पता है क्या हुआ? क्या? वो वहां पे था ही नहीं। क्या है? एक मिनट जाओ। क्या हुआ शेरा? सूरज तो ऐसे लेके आया है जैसे आसमां भोग लगाया और चांद गिर पड़ा हो। क्या बात है? जी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या? हाँ, कल रात मेरे घर पे डाका डाला गया। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। क्या कह रहे हो? डाकू भुगतान उसी का काम है। वही आया था, भयंकर पूरा घर साफ करके चला गया। अरे शेरा, फिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कैसे जगाता? जब यह सब हो रहा था तब मैं खुद ही सो रहा था। पूरा घर साफ हो जाने के बाद सुबह नींद खुली, तब पता चला कि गांव के 3 घरों को भी ऐसे लूटा गया है। अरे
लेकिन जब उस पर सवार हुआ वैसा तो भूत उतर गया और अब उसके आंखों के सामने था भूतनाथ का खूंखार चेहरा, जो कि नवाब साहब ने पीड़ित को भी ले बस इसी सपने में देखा और मानो उनकी चेहरे की रौनक ही चल बसी। और वह क्या, गांव में किसी ने भी भूतनाथ को पहले कभी नहीं देखा था। भूतनाथ के बारे में सोच कर नवाब साहब का चेहरा काला, नीला, पीला और न जाने किन रंगों में बदलता गया। गड़बड़ी में वो अपने घर आया और उसने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह, क्या हुआ? जब आपने घर खोला तब तो बड़ी उम्मीद से मुस्का देते थे और वापस आए वो तो मुझे ना समझ में आता है। क्या हुआ? पूरी खबर है। हमें आजादी मिली उससे भी पूरी। हाँ, क्या वो डाकू भूतनाथ मर गया? अरे नहीं, वो तो अच्छा खासा जिंदा है, मरने की बारी तो नहीं है। बेगम अपने शोर को अच्छे से तेज कर दी थी। उसने जान लिया कि नवाब साहब कुछ ऐसा काम किया है जो उनके बस में है नहीं। वाजीबा मतलब मेरे बहादुर जवान मर्द ने जंगली गाड़ी वाले को पकड़कर लाने की ठान ली है। जिंदा या मुर्दा? अरे तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी बेवकूफ से शादी चाहिए? अच्छा, मुझे एक बात, गुनाहगार, घुसखोर, डाकू को यहाँ पर क्या बिगड़ा है? हालांकि वो काफी समझदार है। उसने जान लिया कि वो हमारे घर की तरफ नजर उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आप उस जंगल में जाके उससे अरे वो देखा जाएगा, सूर्यास्त होने में भी काफी वक्त है। लेकिन सूरज तो अपने वक्त पर ढल गया। अंधेरा होने को आया, अंधेरा घना आता गया। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अरे और डॉक्टर, अगर मुझे ढूंढते हुए कोई यहाँ अटकता, उसे बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। पर आप तो बिल्कुल घर पर ही हो। और अगर वो शेरा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए, उसे बोल देना मैं अपने शस्त्र अस्त्र की कब का निकल चुका हूँ। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब। अरे नवाब साहब, शायद आपको गांव वालों ने भूतनाथ के बारे में गलत बातें बताया है। वो उस पलंग नीचे नहीं है। अरे वो मेरी शमशेर नीचे रखी हुई थी, वही ढूंढ रहा था। तो मिली क्या? हाँ, मिलती कैसी नहीं, अपनी शमशेर लिए बिना मैं भूतनाथ को पकड़ने कैसे जाऊंगा भला? और तुम बख्शिश की रकम भूल के तो नहीं आए? वो रकम तो मुखिया के पास है, सुरक्षित। कल मेरे जेब में होगी। लेकिन अरे जाओ शेरा, मेरा सिर मुड़े जा रहा है, जाओ। अरे नवाब साहब, मैं भी कैसे भुलक्कड़ हूँ, आपको जो खबर नहीं था भूल गया। बात यह है कि मुखिया कुछ गाँव वालों के साथ नहीं आ रहे, आपको आज की रात जंगल में पहुंचाने के लिए, आपका सम्मान करके आपको अलविदा करने के लिए।
प्रचंड और मस्तकों की जिंद आज जंग की घड़ी में तुम हारो। आन बान शान आज जान का उदाहरण एक धनुष्यबाण में उतार दो। रंग है प्रचंड। अब नवाब साहब और शेर सिंह चल पड़े गांव के चौराहे की तरफ, जहां मुखिया अपने 5 बुजुर्ग के साथ नवाब का स्वागत और विदाई करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो एक पेड़ के तले खड़ा था, पेड़ को घूर रहा था और सोच रहा था। गहरी सोच में था, पर इस सोच के पीछे का चेहरा डरा हुआ था। अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं और सबसे ऊंची डेरी पर बैठा रहूं, शायद बेहतर होगा। ना कोई मुझे देख पाएगा और ना कोई जानवर हमला करेगा और रात भी अच्छे से कटेगी। तो देर किस बात की? नवाब साहब सोचते बहुत थे, मगर इस बार सोचने के साथ साथ उन्होंने अमल करना भी तुरंत शुरू किया। भूतनाथ का डर जो मन में बैठा था, अब तसल्ली इस बात की थी कि पेड़ पर चढ़ने के बाद भूतनाथ की वहां आने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने एक डाली ढूंढ ली और वहां अपना डेरा बसाने जा ही रहा था कि कौन है उधर? मैं कौन? मैं भी मैं हूँ। तुम कौन से मैं हो? हाँ, मनुष्य प्राणी हो या प्राणी हो या भूत प्राणी? जाहिर है नवाब का दिल इस सवाल से टूट गया। 100% इंसान हूँ, मनुष्य प्राणी, सच्चा शेर दिल, वीरों का वीर, नवाब जंग बहादुर रंगीले, नागड़ापुर के मशहूर। सुनकर भूतनाथ हल्का सा बौखला गया, फिर उसने खुद को संभाला। तो इतनी रात गए इस घने जंगल में आप पधारे हैं, इसकी कोई खास वजह? जापना भूतनाथ, उस हरामजादे डाकू ने गांव में लोगों का जीना हराम कर रखा है, तो मैं आज खुद उसकी चोटी पकड़कर खींचते घसीटते हुए मुखिया के सामने लेकर जाऊंगा और फिर गांव के बीचों बीच फांसी दे दूंगा। लेकिन तुम कौन हो? मैं हूँ लल्लू हलवाई, धौलपुर का मशहूर। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ, माहौल ऐसा है कि धंधा बिल्कुल मंदा है, वक्त बहुत बुरा चल रहा है। खाली बैठा था तो सोचा क्यों न भूतनाथ को पकड़ने जाऊं। अगर मर गया तो सारा झंझट खत्म, और अगर उसे पकड़ पाया तो 10,000 का इनाम और जिंदगी भर आराम। अच्छा, तो तुम भी 10,000 के लालच से यहाँ आए हो, मगर मैं तुम्हें एक बात साफ कह देता हूँ कि भूतनाथ को पकड़ना तुम जैसे लल्लू की बस की बात नहीं है, और मेरे जैसे परमवीर के होते तुम्हारी क्या मजाल कि तुम उसे पकड़ोगे, समझे? बदनसीबी आती है तो एक साथ आती है। क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा था मेरा धंधा ठप है, भूतनाथ को पकड़ना भी नसीब में नहीं, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इस भयानक जंगल में? रात बिताने से अच्छा मैं चला जाऊँ वापस। नहीं, नवाब के मुंह से चीख निकल पड़ी, मानो सचमुच भूतनाथ
या कोई डरावना जानवर सामने आया हो, क्योंकि इस डरावने जंगल में कोई तो मिला था जो साथ निभा रहा था। अगर अब हो भी जाएगा तो नवाब अकेले रह जाते। इसी डर से उनके मुंह से निकला, अरे नहीं लल्लू जी, मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाने के लिए शर्मिंदा हूँ। हो सकता है भूतनाथ को पकड़ना आप ही के नसीब में हो, और अगर मान लीजिए भूतनाथ को मेरे ही हाथों से पकड़ा गया तो मुझे मिली रकम का आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। क्या है, आखिर पैसा ही तो सब कुछ नहीं, और हमारे हालात आपके इतने बुरे भी नहीं। अब सच कहूं, किसी को बताइएगा नहीं, वो भारत सरकार को तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे बेगम के कीमती जेवर अभी भी हमारे पास है। अब लल्लू के वेश में बैठे भूतनाथ की आंखों में चमक उठी, मगर ना वो आपको दिखेगी और ना ही नवाब साहब। इतना अंधेरा जो है। भूतनाथ कुछ पल चुपचाप रहा, नवाब भी कुछ बोले नहीं। जहांपना, मुझे नहीं लगता वो चूहा भूतनाथ आज या इस जंगल में कम से कम इस पेड़ के इर्द गिर्द भी आने की हिम्मत करेगा। क्यों? क्योंकि शेर दिल, वीरों के वीर खुद अपनी शमशेर के साथ उसे चुनौती देने पधारे हैं। हाँ, तो फिर हमें यहाँ रात बिताने की क्या जरूरत? जब भूतनाथ आएगा ही नहीं तो हम यहाँ वक्त जाए क्यों करें? चलिए नीचे उतरकर गांव में घर चलते हैं। अब नवाब मन ही मन खुश हुए, क्योंकि वो यही कहना और करना चाहते थे, मगर कैसे कहते? लल्लू ने उनके मन की बात जो खोल दी। अब नवाब हल्के हुए, दोनों धीरे धीरे पेड़ से उतरे और गांव की तरफ चल दिए। तो लल्लू, तुमने कहा कि तुम मशहूर हलवाई हो। कहाँ के हलवाई हो आप? धौलपुर जा बना, लेकिन अब मशहूर होने का क्या फायदा? धंधा इतना बैठ गया है, हालत बद से बदतर होते गए हैं कि एक बार के भोजन का मोहताज हूँ। अरे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह पर भरोसा रखो और बस याद रखना, हर कुत्ते के दिन आते हैं। चलो तुम मेरे मेहमान बनो, मैं तुम्हें लजीज खाना खिलाता हूँ। चलो। अरे नहीं जा बना। अरे हाँ लल्लू जी, शर्मा मत। चलो, तुम मुझे मेहमान नवाजी का मौका दोगे तो मेरा अल्लाह मुझे दुआ देगा। और यकीन मत, चलो। हाय अल्लाह, यह थी किस्मत भूतनाथ की, नवाब साहब की और बेगम की। बेगम अपने घर में तो कर चैन की नींद सो रही। बेगम ने दरवाजा खोला। जैसे उसने उस अजनबी को देखा, उसने अपना दुपट्टा झट से मुंह पर ओढ़ लिया और पीछे जाने लगी। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है बेगम, इस बेचारे ने पिछले कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, इसकी हालत तो देखो, इसलिए मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। अब तुम शर्माते हुए वक्त जाया करने से बजाय जल्दी से अपने हाथों से बनाए हलवा और पूरी खिला दो। ठीक है, आइए लल्लू बैठिए। बेगम नवाब की बात मानकर मुंडी हिलाते हुए किचन में चली जाती है। नवाब लल्लू हलवाई को लेकर अंदर आते हैं। अजी सुनते हो? क्या है? आपने इनको परिचय नहीं करवाया, ये अजनबी है कौन? और आपकी भूतनाथ के बारे में कुछ कहा ही नहीं आपने। अब उसमें क्या कहने का बेगम? उस दरिंदे डाकू के तो छक्के खुल गए जब
खबर पहुंचेगी कि हम खुद उसे पकड़ने आ रहे हैं। इसलिए जंगल से लगभग 11 हो गए, मुंह तक नहीं दिखाया अपना। सचमुच यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लो। लल्लू जी मेरे साथी तो थे, क्यों लल्लू जी? हाँ, इनके बहादुरी की चर्चा तो पूरे भारतवर्ष में है भाभी साहब। उस चूहे की क्या मजाल कि जंग बहादुर से पंगा ले। अब नवाब साहब को लगने लगा कि वो नारियल के सबसे ऊंचे पेड़ से भी कई ऊंचे चले गए, मानो सातवें आसमान में मंडराने लगे हो। लेकिन बेगम रंगीली थोड़ी समझदार थी। उसे लल्लू को देखते ही अंदेशा हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बंदा जो मेहमान बन के आया है, जैसे दिखता है वैसा है नहीं। नवाब कह रहे थे कि ये हलवाई है, मगर कौन सा हलवाई इतने खूबसूरत तो दिखता है? फिर ये अजनबी है कौन? अब क्या होगा? बेगम ने चिल्लाने का सोचा, पर चिल्लाने से बात बिगड़ जाती। भूतनाथ के पास कोई बड़ा हथियार भी तो हो सकता है, कोई बड़ा चाकू या तलवार या कोई बड़ी गन। उसने एम लगाकर घोड़ा खींचा। आओ! बेगम, कितना इंतजार करवाओगी? खाना परोसने में और कितना वक्त लगेगा? पेट में मानो भूखे कुत्तों ने शोर मचा दिया है। खाली पेट कितने गप्पे लगाएंगे? नींद नींद की गोली। ये बड़ा अच्छा मसला था। बेगम ने तुरंत कहीं से नींद की गोलियां खोज निकाली और वो चूरन उसने हलवा पूरी में मिला दिया, जो उसने लल्लू के लिए तैयार किया था। बेगम हताशा से दिखते थे क्योंकि जो थाली उस लल्लू हलवाई की लगाई थी वो नवाब के पास थी, और जो थाली उस नवाब की लगाई थी वो लल्लू के पास। लल्लू जी, आप भले कितने मशहूर हलवाई हो, मगर आज मेरे बीवी के हाथों से बनाए हलवा और पूरी खाने के बाद आप दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि दुनिया में इतना लजीज खाना मैंने कभी नहीं खाया। लखनऊ की बेगम रंगीली के हाथों से बनाए हलवा और पूरी बेमिसाल है। हमारे महामंत्री जब भी नागरापुर पधारते हैं, इसी चारपाई पर बैठे आराम फरमाते हैं और इसी हलवा पूरी के दीवाने हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली वापस जाते हुए अपने साथ टिफिन भर के हलवा और पूरी लेके जाते हैं। अब बातें बहुत हुई, हलवे का लुत्फ उठाओ। हाय अल्लाह, मदद! सुनिए जी, भूतनाथ और नवाब खाने में इतने मशगूल हो गए कि बेगम की अर्जी मानो उन्हें सुना ही देना हो। अब पूछा लाता तब भी अपना खाना खाते ही रहते। नवाब साहब ने तो पलक झपकते ही आधा खाना खत्म भी कर दिया था। सुभान अल्लाह, क्या लजीज खाना बनाती हो बेगम? जवाब नहीं, मानो जन्नत से ही अल्लाह ने पूरी हलवा दुआ में भेजी। क्यों लल्लू जी? हाँ, मेरा तो मन कर रहा है पूरी थाली खा जाऊं। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मिस इंडिया भी हमारे बेगम के हाथों से बना हलवा और पूरी खाने के लिए तड़पती है। ऐसा क्या और क्यों भला? क्यों का क्या मतलब? इतना लजीज खाना तो वो भी नहीं बना सकती। बेगम, आप क्यों मुंह छुपाए दरवाजे के पीछे खड़ी हो? शर्मा क्यों रही हो? आप भी तो आइए, हमारे साथ हलवे का लुत्फ उठाइए। आइए। नवाब की फरमाइश को बेगम टाल तो नहीं सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके गले में एक मछली का कांटा अटक गया हो। वो घबरा गई। आपने जी जान से हलवा बनाए हैं, अब मैं आपको मेरे हाथों से बड़े प्यार से खिलाऊंगा। लीजिए। जी नहीं, मुझे भूखी नहीं है।
ये कहकर हमारा कार ठुकराइए नहीं। पहली बार ऐसे कुछ करने जा रहे हैं तो मना मत कीजिए। बेगम पर तो आफत पड़ी। उसने मुंह फेरा, इधर भागी उधर भागी, लेकिन अब देखिए, आप मगर नहीं खाओगी तो हम यहाँ आपके सामने हमारी जान दे देंगे। लल्लू जी, आप बोले कितने मशहूर हलवाई ठहरे। क्या कभी आपने इतना स्वादिष्ट भोजन पकाया? अरे घापना मेरे दादा पर दादा भी इतना रुचिदार भोजन नहीं पकाया था। मैं तो उनसे ही सीखा हूँ। लगता है बेगम साहिबा से सब कुछ पहले से सीखना पड़ेगा। सुना आपने बेगम, असली हलवाई से मिली बेहतरीन दाद। और क्या चाहिए? सिर्फ दादा ही नहीं, उनके परदादा ने रहता। नवाब साहब तो खुशी से फूले ही नहीं समा रहे थे। आज इन्हें तारीफों के फूल सजाने में बड़ा रस था। मगर हलवे में पड़ी नील की गोलियों ने अपना जादू दिखाना भी तो शुरू किया था। नवाब साहब चारपाई पर लेटकर खराटे मारने लगे। बेगम बेचैनी से और हताशा से हार मान चुकी थी। बेबस थी, अब क्या बोल पाती, और उसकी आंखें भी तो बंद होने लगी थी। और कुछ ही क्षणों में दोनों मियां बीवी गहरी नींद में खो गई। अर्णव, कैवल्य, आयुष, तारा, निलेश, हीरानंद, काव्या, राधिका, राखी, मयंक, थैंक यू।